बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में जीव विज्ञान विषय में हमने प्रीवियस वीडियो में यानी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने प्रसव के बारे में पढ़ा था। प्रसव प्रक्रिया के बारे में आप सभी को पूर्ण रूप से डिटेल से जानकारी दी गई थी और उसमें ये भी बताया था किस प्रकार पूर्ण विकसित भ्रूण से एक मैसेज जाता है और उससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और भ्रूण का जन्म होता है यानी शिशु का जन्म होता है। कई बार जो है प्री मैच्योर बेबी भी जन्म ले पाते हैं और उनकी विशेष केयर करनी होती है। क्रिटिकल यूनिट में रखा जाता है, आपने सुना होगा आईसीयू में रखा जाता है, क्योंकि उस प्री मैच्योर बेबी को जैसा आप जानते हैं क्योंकि उसको वहाँ पर जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था माँ के गर्भ में, वो एनवायरनमेंट यदि मान लो 8 महीने का शिशु जन्म लेता है तो 1 महीना और अभी उसको वो एनवायरनमेंट चाहिए था। तो ऐसा एनवायरनमेंट हम उस क्रिटिकल यूनिट यानी आईसीयू के अंदर देते हैं, क्योंकि बाह्य जो वातावरण होता है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है रोगाणु हैं जिनसे उसको खतरा होता है, इसलिए उसको विशेष केयर यूनिट के अंदर रखा जाता है जिसको हम आईसीयू कहते हैं। तो ऐसे शिशु जन्म लेने के बाद ऐसा नहीं है कि सभी शिशु जो है जीवित नहीं रहते, अधिकांश शिशु को हम जो है वो जीवित रह पाते हैं 7 महीने में, 8 महीने में, कई बार जो है प्री मैच्योर बेबी जन्म लेते हैं। तो ये वीडियो हमारा पिछले वीडियो के अंदर हमने ये सारी जानकारी पढ़ी। आज का जो वीडियो है हमारा, देखिए हमने अध्याय 34 के अंदर मानव में आर्तव चक्र यानी मेनेस्ट्रल साइकिल हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है दुग्ध स्राव या दुग्ध श्रवण जिसे लैक्टेशन कहते हैं, यानी प्रसव के बाद वाली प्रक्रिया है जिसे हमने पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लेंगे। तो दुग्ध स्राव क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन को सीधे तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि जन्म के बाद, शिशु जन्म के बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं यानी स्तन ग्रंथियां होती हैं माताओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर, उनसे दूध का स्राव होता है, यानी दूध का एक प्रकार से श्रवण होता है, क्योंकि सभी ग्रंथियां हम जानते हैं हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वो कोई ना कोई स्राव उत्पन्न करती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो बहिस्रावी ग्रंथि हैं, तो वो एक नलिका के द्वारा अपने स्राव को, तो स्तन ग्रंथियों का स्राव क्या होगा, दूध होगा, मिल्क होगा, तो मिल्क का सीक्रेशन करती हैं। इस प्रक्रिया को ही हम दूध स्राव या लैक्टेशन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जैसा हमने प्रसव के बारे में पढ़ा था, ये भी एक जटिल प्रक्रिया है जो हार्मोन तंत्रिकी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे हम जो है चूषण प्रतिवर्त या निष्कासन प्रतिवर्त कहते हैं। तो देखते हैं दुग्ध स्राव क्या होता है। तो देखिए गर्भावस्था पूर्ण होने के बाद, देखिए गर्भावस्था पूर्ण होने के बाद प्रसव से शिशु जन्म होता है तथा शिशु जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होता है। इस क्रिया को दुग्ध स्राव या लैक्टेशन कहते हैं, दुग्ध स्राव
प्रक्रिया भी एक अंतःस्रावी तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है। जैसा हमने प्रसव के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार दुग्ध स्राव प्रक्रिया भी एक तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है जो हमने आपको ध्यान हो तो प्रसव के अंदर गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त बताया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चूषण प्रतिवर्त या निष्कासन प्रतिवर्त द्वारा प्रेरित होती है। अब आप ये वर्ड्स को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूषण प्रतिवर्त और निष्कासन प्रतिवर्त का अर्थ क्या है? तो देखिए भाई, जब प्रसव हो जाता है, प्रसव हो चुका है, तो क्या होगा? शिशु का जन्म होता है। शिशु का जब जन्म होता है तो शिशु क्या करेगा? शिशु द्वारा स्तनपान करने से स्तनपान जब करेगा तो क्या करेगा? वो एक प्रकार से चूषण करेगा। किसका चूषण करेगा? स्तन ग्रंथियों को जब शिशु अपने मुख के द्वारा दुग्ध पान करेगा, ठीक है, स्तनपान जिसको अपन कहते हैं, एक प्रकार से फीडिंग कहते हैं, तो शिशु द्वारा स्तनपान करने से यानी चूषण करने से चूषण प्रतिवर्त संकेत, चूषण प्रतिवर्त संकेत मस्तिष्क में जाकर पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करते हैं, जिससे PRL प्रोलैक्टिन व ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है, एक तो PRL हार्मोन लिया है, एक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखना, 5 जो गर्भावधि होती है, गर्भकाल के 5वें सप्ताह, ध्यान रखना, गर्भकाल के 5वें सप्ताह से लेकर प्रसव तक कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? PRL। गर्भकाल के 5वें सप्ताह से लेकर प्रसव तक PRL हार्मोन स्रावित होता है। ये प्रोलैक्टिन, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, लैक्टिन, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, तो ये सब दूध से संबंधित होते हैं। तो ये क्या काम करेगा? ये हार्मोन क्या काम करेगा? जो स्तन ग्रंथियां हैं, हमने पढ़ा था स्तन ग्रंथियों का विकास होता है फीमेल्स के अंदर, जो शिशु को स्तनपान कराती हैं जन्म के बाद। सभी मैमेलियंस के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मेल्स के अंदर ये अवशेषी होती हैं। तो फीमेल्स के अंदर जो स्तन ग्रंथियां डेवलप होती हैं, वो ज्यादा डेवलप कब होती हैं? यानी जब प्रसव अवस्था, यानी जब गर्भकाल चलता है, गेस्टेशन पीरियड चलता है, तो 5वें सप्ताह से लेकर प्रसव तक ज्यादा डेवलप होती है और इनमें दूध का, यानी दूध
दूध निर्माण यानी दूध का निर्माण होता है, ठीक है। इसके लिए कौन हार्मोन जिम्मेवार है? पीआरएल, ठीक है। साथ ही साथ अब ये दूध का निर्माण हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना निष्कासन नहीं होगा। निष्कासन कब होगा? जब प्रसव पीड़ा प्रसव होगा तब। तो जैसे ही प्रसव होता है, प्रसव के बाद क्या होगा? शिशु जन्म लेता है, शिशु को मां फीड कराती है। जैसे ही शिशु चूषण करता है तो चूषण प्रतिवर्त यानी जैसे हमारे शरीर में कोई मान लो उद्दीपन आता है तो ऐसे ही शिशु जब मेमोरी ग्लैंड को चूसता है यानी उसको फीड करता है तो एक प्रतिवर्त जाता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया होती है, मस्तिष्क के अंदर जाता है। वहां से पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और पीआरएल। ध्यान रखना दोनों ही हार्मोन, ये हार्मोन पहले भी काम कर रहा है, गर्भावधि में क्या कर रहा है? दूध निर्माण कर रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? ये हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन के साथ निकलेगा और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध निष्कासन का काम करेगा, दूध निष्कासन किससे? स्तन ग्रंथियों से, ठीक है, स्तन ग्रंथियों से। तो स्तन ग्रंथियों से क्या होगा? दूध का निष्कासन होगा और जैसे ही दूध का निष्कासन होगा तो क्या होगा? शिशु और ज्यादा उसको यानी चूषण प्रतिवर्त संकेत भेजेगा तो लगातार जो है यानी स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होगा। तो ये एक मैसेज जो है फीडबैक मैकेनिज्म वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार का संकेत मां को मिलेगा वैसे ही उसमें जो है प्रतिवर्त उत्पन्न होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। उन रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ही दूध का स्राव होता है। दूध का निर्माण पहले ही हो चुका है पीआरएल हार्मोन से, लेकिन बाद में प्रसव के बाद दोनों हार्मोन दूध को निष्कासन के लिए भी प्रेरित करता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूध निष्कासन के लिए कौन जिम्मेवार है? ऑक्सीटोसिन। दूध निर्माण के लिए कौन जिम्मेवार है? पीआरएल हार्मोन। क्लियर? इसके बाद क्या होता है कि जब दूध निष्कासन होता है तो सबसे पहला जो दूध होता है प्रथम गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? नवदूध या इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ से। जो माँ के शरीर से पहला गाढ़ा पीले रंग का दूध निकलता है, माँ की स्तन ग्रंथियों से पहला गाढ़ा पीला दूध निकलता है, उसे नवदूध या कोलेस्ट्रम या खीस भी कहते हैं, सामान्य भाषा में खीस कहते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? यहाँ से पूछा जाता है, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि खीस का क्या महत्व है। तो ध्यान रखना इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? प्रतिरक्षी कौन सी है? इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। इसके अलावा इसमें पोषण होता है, पोषण है, पोषण में क्या है? इसमें प्रोटीन होता है, आपको बताया था लैक्टोज शर्करा है, और क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थ, वसा है, प्रोटीन है, ये सभी एक उत्तम पोषण की तरह कार्य करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जिन शिशुओं को प्रथम यानी जन्म के बाद 6 माह तक अनिवार्य स्तनपान जो प्रक्रिया है वो 6 माह तक जन्म के बाद शिशु को करानी जरूरी है। अनिवार्य का मतलब समझ गए, यानी करवानी है। अब इसको पूरी तरह से समझ लीजिए, आप सामान्य भाषा में समझिए इसे
जैसे पशुओं की अगर हम बात करें, मानव के अलावा पशुओं की बात करें, तो पशुओं में जब आपके घर में जो पशुपालन करते हैं, अपने यहाँ ग्रामीण जो है इलाके, अपने जो गांव के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वहाँ सभी पशुपालन करते हैं। आपने देखा होगा जब अपने जो पशु हैं वो शिशु को जन्म देते हैं तो उस समय उनके जो छोटा शिशु होता है उसको पहला जो दूध होता है एक दिन उसी को पिलाया जाता है। तो दैट इज क्या है, वो क्या कहलाता है, नवदुग्ध कहलाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो प्रथम जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, पीला होता है, ठीक है। पीला, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें लैक्टोज शर्करा है, इसमें वसा भी है और इसमें प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन होती है एक। तो ये उस शिशु को प्राप्त हो जाती है जब हम उसे पिलाते हैं। आपने देखा होगा कई बार एक दिन के बाद दूसरे दिन भी यदि हम दूध निकालते हैं पशु का तो वो दूध जब गर्म करते हैं तो वो फट जाता है, ठीक है। और फटने के बाद वो एकदम उसका जो है सेंट्रीफ्यूग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है और जो उसमें प्रोटीन होता है वो एकदम पनीर की तरह अलग निकल जाता है। तो उसी को हम खीस कहते हैं, याद आ रहा है, उसी को हम खीस कहते हैं और उसको खाया जाता है। वास्तव में उसको इसलिए खाया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है क्योंकि उसके अंदर आपको पता है वो सभी एंटीबॉडीज, उसमें खाद्य पदार्थ, उसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। तो अब हम मानव की बात करें तो मानव के अंदर ये भ्रमित करने वाली जो गलत धारणाएं, अवधारणाएं हैं जिनमें शिशु को यानी प्रथम दूध को नहीं पिलाया जाता है, ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हमें पूरा जो है ये आज हम बताया जाता है, आंगनवाड़ियों में जो जा रही हैं महिलाएं जाती हैं उनको बताया जाता है कि प्रथम जो दूध होता है उसको बच्चे को आवश्यक रूप से पिलाना चाहिए, जिसे नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसको लगभग जो है 6 महीने तक बच्चे को अन्य आहार नहीं देना है। ये कंप्लीट आहार होता है, ये एक सर्वोत्तम आहार है, ध्यान रखना, ये पूर्ण आहार है, पूर्ण आहार। यहाँ तक कि बच्चे को पानी भी नहीं देना है क्योंकि बाहर का पानी है, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो शिशु को बीमार कर सकते हैं। शिशु को जो फीडिंग कराई जाती है माँ के द्वारा दूध के अंदर, कंप्लीट उसमें पानी भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें एंटीबॉडीज भी है, उसमें जो है उसको शर्करा भी मिलेगी, पर्याप्त पोषण है, इसलिए इसको आवश्यक रूप से पिलाना चाहिए। सामान्यतः हम ये 6 महीने के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं अपने माँ का वो उतने ही ज़्यादा बलिष्ठ, बलवान और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और उनके अंदर मानसिक रूप से ज़्यादा मतलब आत्म जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस होता है। ये बात प्रूव हो गई है सर्वे के द्वारा। इसलिए जो बच्चे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, दो साल, लगभग 2 साल से ज़्यादा भी बच्चे जो है जन्म के बाद स्तनपान करते हैं, जो कि कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि महिलाओं के अंदर भी जो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है वो कम हो जाती है। जो महिलाएं कम स्तनपान कराती हैं अपने शिशु को, उनके शरीर के अंदर जो सिस्ट है वो बनने लगती है, स्तनों के अंदर जो है पुटिकाएं जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि जो दूध है उसका पूरी तरह से निष्कासन नहीं होता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो उसके शरीर में जो मृत कोशिकाएं या खराब कोशिकाएं वो निकल जाती हैं और फिर से नई कोशिकाएं ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी डेवलप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दूध का निष्कासन होता रहेगा तो नए जो है दूध का निर्माण लगातार होता रहेगा, साथ ही साथ में उसमें जो है संतुलित आहार की भी जरूरत होती है। तो ये जरूरी है जिन महिलाओं में जो दूध स्तनपान कम कराया जाता है उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज था। तो यहाँ पर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। एक बार फिर हम समझते हैं कि हमने मेमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर पुटिकाएं होती हैं और ये पुटिकाएं जो होती हैं इनके अंदर मिल्क का सिक्रेशन होता है और ये जो मिल्क का निर्माण होता है, ये मिल्क जो है यहाँ पर जो है छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा बाहर निकलता है। जैसे ही शिशु जो है चूषण करता है
तो यहाँ से एक मैसेज जाता है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क से जो है चूषण प्रतिवर्त यानी निष्कासन प्रतिवर्त जो है प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती हैं। इसमें पीआरएल और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध निर्माण के लिए पीआरएल और निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन काम करता है, और जिससे दूध का स्राव होता है। नव दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, जो बच्चे के लिए कंप्लीट पोषण का काम करता है। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ में ये चैप्टर भी हमारा जो है 34वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे 29 यानी 29वां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो से संबंधित क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, ध्यान रखना बेटे, क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझे भी ये लगे कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। जितना आप मेरी वीडियो देखेंगे मैं उतना ही और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है दूध निर्माण कौन से हार्मोन द्वारा होता है? तो दूध का निर्माण जो मेमरी ग्लैंड्स में होता है कौन से हार्मोन से होता है? नेक्स्ट है दूध निष्कासन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? राइट, यानी निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? स्तन ग्रंथियों से निकला प्रथम जो दूध होता है उसे क्या नाम देते हैं? और कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो सभी वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। देखते रहिए लगातार हमारी वीडियोस। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बायोलॉजी के अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे और भी जितनी वीडियो आएंगी वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगला जो चैप्टर हम लेंगे वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का लेंगे, जैसे अभी आपको बताया उसमें सभी हार्मोन्स का हमारे शरीर पर किस प्रकार नियंत्रण होता है ये हम देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।